हेलो स्टूडेंट्स। यूपी टेट के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आने वाले परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ये क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये 4 जीवों का नाम दिया हुआ है। पहला यूग्लिना, दूसरा हाइड्रा, तीसरा जेलीफिश और चौथा साइकॉन। इसमें से जो दूसरा, तीसरा और चौथा है, ये तीनों जंतुओं के नाम हैं। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो जंतु और पौधों दोनों की क्वालिटी इसमें पाई जाती है। तो कभी इसके आसपास भोजन की अधिकता होती है तो वो जंतु की तरह बिहेव करता है, और भोजन की कमी हो जाती है तो इसमें क्लोरोफिल अपने आप आ जाता है और ये पौधों की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसमें यूग्लिना एक सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है यूग्लिना। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त के कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। तो पैराथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन और सोमैटोट्रोपिन। तो पैराथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो पैराथ हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका एक ही काम है कि कैल्शियम को जो ब्लड में लेवल है उसको नियंत्रित करना। थायरॉक्सिन का काम है इंटरनल जो एक्शन हो रहे हैं, बायोलॉजिकल एक्शन, फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया विज्ञान, उसको नियंत्रित करना। प्रोलैक्टिन मिल्क से रिलेटेड ग्लैंड है। सोमैटोट्रोपिन वृद्धि, जंतुओं की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला है ऑप्शन, ये सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन जो लेयर हमारे वातावरण के ऊपरी भाग में है, जो हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, और उसी के कारण जीवों की उपस्थिति यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसकी यूनिट है, किलोमीटर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दूरी की यूनिट है। डॉप्सन यूनिट एक आपको नाम दिया है। फैदम समुद्री दूरियों को मापने के लिए। लाइट ईयर जो है वो 2 ग्रहों के बीच या तारों के बीच की दूरी मापने के लिए। तो ये जो 3 ऑप्शन है, 1, 3 और 4, ये तीनों लाइट दूरी के यूनिट हैं, और जो डॉप्सन यूनिट है वो ओजोन परत की मोटाई का यूनिट है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन क्या है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामों में आता है। इससे ज़रूर 1-2 क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। ये गेहूं की धान, दलहन और उपरोक्त सभी किस जड़ों में होते हैं। तो जितने भी दलहनी फसलें हैं उसकी जड़ों में ये बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो दलहन की फसलों में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं। विषाणु एक सूक्ष्म जीव है। जितने भी सूक्ष्म जीव है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ और एल्गी, जो 4 कैटेगरी है उसमें एक विषाणु का भी कैटेगरी है। तो जो 4 है, बैक्टीरिया, ये सब कोशिकाओं से बने होते हैं। विषाणु ही एक ऐसा है जो कोशिकाओं से नहीं बने होते। तो इनकी रचना होती है, अब इसमें ऑप्शन दिया है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक याद करने वाला टॉपिक है कि विषाणु बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से।
ये इसकी रचना कोशिकाओं से नहीं होती। तो ये विशेषता है विषाणुओं की कि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ही बने होते हैं। ये कोशिकाओं से नहीं बनते। और विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ये कभी सजीव में जब उसके सेल में जाते हैं तो सजीव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सेल से बाहर निकलते हैं तो निर्जीव में बदल जाते हैं। तो ये सजीव और निर्जीव की कड़ी होते हैं, और इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ही होता है। उसी के सहारे अपना मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं कि क्या है। BOD किसके लिए एक मापदंड है? तो BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का शॉर्ट फॉर्म है, और ये पहला ऑप्शन दिया है इसमें रक्त का ऑक्सीजन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण, और इनमें से कोई नहीं। तो BOD एक ऐसा मानक है जो किसी भी जो वाटर डिपॉजिट है उसके ऑक्सीजन की उपलब्धता दर्शाता है। किसी भी जैसे तालाब में, नदी में, झील में अगर ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा है तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे जलीय पौधे ज़्यादा हैं, और जलीय पौधे ज़्यादा हैं तो उसका प्रदूषण ज़्यादा है। तो BOD ज़्यादा है मतलब प्रदूषण ज़्यादा है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण को ये इंडिकेट करने वाला एक मानक है। अगर BOD ज़्यादा है तो प्रदूषण ज़्यादा है, BOD कम है मतलब उसमें ऑक्सीजन कम है तो प्रदूषण कम है। तो BOD के द्वारा हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम बहुत इस तरह से डेवलप किया गया है कि कृत्रिम वर्षा कराते हैं, लेकिन बहुत लेस लिमिटेड है। ये इतना आसान काम नहीं है कि कृत्रिम वर्षा आप कराएं। तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, एक कौन सा केमिकल इसमें यूज होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। तो आयोडाइड आप याद कर सकते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा में, जो एक महत्वपूर्ण रसायन है। इसी रसायन का उपयोग करके हम कृत्रिम वर्षा कर सकते हैं। तो इसका हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? प्लाज्मा में, वैसे तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में ही पाई जाती है, और ब्लड के कुछ पार्ट हैं जो प्लाज्मा है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है। तो कुछ काम RBC करती है, जैसे ऑक्सीजन को ले जाना ले आना, और कुछ काम जो भोजन को ले जाने का काम है वो प्लाज्मा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ भाग प्लाज्मा ले जाती है। इसमें दिया है कि कौन सा सेल ऐसी है जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित करती है। तो इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये सब WBC के भाग हैं। लिम्फोसाइट एक ऐसा है जो एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो इसका ऑप्शन होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक ऐसा है जो एंटीबॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मा में। लेकिन WBC के भाग मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इंसोफिल है, उसका अलग अलग काम है। लेकिन लिम्फोसाइट स्पेशली इन्वॉल्व होती है एंटीबॉडी बनाने में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाने वाला, RBC में पाया जाने वाला एक ऐसा केमिकल है। अब कौन सा केमिकल है? इसमें जटिल प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, फास्फोरस। तो इसका काम है हीमोग्लोबिन का कि वो ऑक्सीजन को लंग्स से पूरे बॉडी में ले जाना। तो हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो
ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। उसी हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन जुड़ता है, और जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, और आयरन पाए जाने की वजह से आयरन की ऑक्सीजन से निकटता है, और उस निकटता के कारण ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव हृदय में प्राकृतिक गति प्रेरक, इसमें थोड़ा सा गलत लिख गया है, गति प्रेरक कौन सा है? हृदय एक इस तरह से बना हुआ अपने आप काम करने वाला ऑर्गन है मानव में या जंतुओं में, जो उसका सारा सिस्टम अपने आप काम करता है। तो उसमें जो धड़कने की प्रक्रिया है, उस धड़कने की प्रक्रिया उसके अंदर ही प्रोवाइड की गई है, बाहर से कंट्रोल नहीं है। तो उसी के अंदर वो धड़कने का जो प्रोसेस है ओरिजिनेट होता है और डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। तो एक ऐसा पॉइंट है मानव हृदय में जो वो पल्स को ओरिजिनेट करता है। तो इसमें ओरिजिनेट करने वाला एक पॉइंट है। तो ए बी नोड है, एस ए नोड है, बर्नर ऑफ हिस है, पुरकेंजे फाइबर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो इसमें ए बी नोड है, ये अब 2 ही जो नोड है वो पूरे हृदय में 2 नोड पाए जाते हैं, एक एस ए नोड और एक ए बी नोड। एस ए नोड का है साइनोएट्रियल नोड, इसका फुल फॉर्म है, और जो जहाँ से पल्स ओरिजिनेट होती है, पल्स बनती है, और ए बी नोड से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो एक ओरिजिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों नोड रिस्पॉन्सिबल है। बंडल ऑफ हिस उस एक तार जैसा है जो उसको फैलाता है, पुरकेंजे फाइबर भी उसी से रिलेटेड है। तो ऐसे नोड जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये पूरे जो पल्स है उसको ओरिजिनेट करता है। तो इसका आंसर होगा ऐसे नोड। ए बी नोड उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये पूछ रहा है गति प्रेरक कौन है? गति प्रेरक, तो गति प्रेरक ऐसे नोड है, नेचुरली इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए जरूरी है? तो प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है, वो स्पेशल इसीलिए है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पाई जाती नाइट्रोजन पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, तो इसीलिए स्पेशल है, और उसके संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। बिना उसके वो संश्लेषित नहीं हो सकता है। नाइट्रोजन की उपलब्धता ही उसको स्पेशल बनाती है। तो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन तभी बनता है जब नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। तो इसका ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अमरबेल अनपुष्पी पौधों के साथ इनमें से किस प्रकार का संबंध प्रदर्शित करता है? अब अमरबेल एक ऐसा पौधा है, पौधों की एक विशेषता होती है कि वो ऑटोट्रॉप्स हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है भोजन के लिए। लेकिन अमरबेल एक ऐसा पौधा है, एक्सेप्शन है, कि वो भोजन के लिए दूसरे पौधे पे डिपेंड रहता है। तो दूसरे पौधे पे किस प्रकार डिपेंड रहता है? डिपेंडेंसी भी अलग अलग है, सहजीविता है, परजीविता है, कीटभक्षी है, तो स्वभोजिता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है परजीवी सहजीवी, 2 ही थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, परजीवी या सहजीवी। तो इसमें से अमरबेल, हमेशा ये पॉइंट याद करने लायक है कि अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो परजीवी है। ओरिजिनली पौधे क्या होते हैं कि परजीवी नहीं होते। पौधे क्या हैं? पौधे स्वपोषी हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं। लेकिन अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पे डिपेंड है। ये एक थोड़ा सा स्पेशलिटी है इसके लिए। तो इसका ऑप्शन सही है, परजीवी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मच्छर से रिलेटेड है। मच्छर के कॉइल में प्रयुक्त होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। पायरेथ्रिन जो कॉइल लिक्विड बनता है मच्छर
भगाइए, मच्छर भगाइए, डेंगू से बचिए, मलेरिया से बचिए और येलो फीवर से। ये सब ऐसे डिजीज़ हैं जिसके जीवों को, परजीवों को ये सब ट्रांसफ़र करते हैं मच्छर के थ्रू। तो पायरेथ्रिन एक केमिकल है जो प्राप्त होता है बीजी पौधे थे, एक क्राइसेंथेमम एक पौधा है जिससे ये पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। उसके पुष्प से, फूल से वो प्राप्त होता है और उसी से हम लोग घरों में यूज करने ते मच्छर भगाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मकड़ी की टांगें होती हैं, और मकड़ी एक कीट है, और कीटों की एक विशेषता ये है कि उसकी टांगें 6 होती हैं। सभी कीटों की विशेषता ये है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। मकड़ी, बिच्छू, टीक, ये सब एक्सेप्शन ये है कि इसमें टांगें 8 हैं। तो ये इंसेक्ट में नहीं आते, ये एक दूसरा ग्रुप है उसमें आते हैं। तो मकड़ी एक इंसेक्ट आप नहीं कह सकते। आर्थ्रोपोडा तो है लेकिन ये इंसेक्ट नहीं है। इंसेक्ट की विशेषता है कि वो उसमें 6 ही टांगें रहेंगी, 3 पेयर्स। सारे कीटों में 3 पेयर्स या 6 टांगें रहती हैं, लेकिन मकड़ी, बिच्छू और टिक में 8 टांगें होती हैं। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, 8 टांगें। मकड़ी कीट में नहीं आते, तो इसीलिए वो क्वेश्चन पूछता है कि मकड़ी की कितने टांगें, जैसे अमरबेल वाला क्वेश्चन हो गया। तो जो एक्सेप्शन है उसको आपको याद करना है कि एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन ज़रूर पूछ देता है। तो मकड़ी की 8 टांगें हैं। अब देखिए अम्ल वर्षा आ गया। अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल ओरिजिनली H2SO4 है या H2S है, उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जैसे SO2 है तो जिसमें सल्फर रहेगा वही थोड़ा सा अम्ल होता है। तो अम्ल वर्षा जब वातावरण में सल्फेट फैल जाता है और वही हाइड्रोजन से मिल जाता है, तो दोनों मिल के H2SO4 बनाते हैं। तो सल्फेट का जहाँ मिश्रण होगा वातावरण में, वही अम्ल वर्षा का कारण होगा। तो SO2 एक मेन कारण है अम्ल वर्षा का। आइए आगे देखते हैं हम लोग। बीटी कपास एक है। तो कपास ओरिजिनली हम लोग कॉटन यूज करते हैं रेशे में, कपड़े बनाने में, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए एक अलग से बीटी जोड़ दिया गया है, जो स्पेशल इसलिए है कि इसमें बैक्टीरिया के एक जीन को इसमें इंसर्ट कर दिया गया है, इसके साथ जोड़ दिया गया है। वो इसको हेल्प करता है कीटों से बचाने में। तो एक संकर पौधा है, और वो बैक्टीरिया, बीटी जो है ना, एक बैक्टीरिया का नाम ही है। तो वो नाम इसको स्पेशल इसलिए बनाता है कि एक कीट इसको खा नहीं पाता, और खा नहीं पाता है तो उत्पादन इसका बढ़ जाता है। तो एक संकर पौधा इसका एग्जाम्पल या एक उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उसमें तो कोयला सबसे ज़्यादा प्रदूषण, उसके बाद डीजल, उसके बाद पेट्रोल। अगर हाइड्रोजन यूज होने लगे हमारे यातायात के साधनों में, तो सबसे कम गैसेज उत्सर्जित होंगी, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। तो सबसे कम प्रदूषण हाइड्रोजन से उत्पन्न होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये डीएनए के बारे में क्वेश्चन है। ये सब सारे क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हैं, और अभी तक के सारे टीईटी के एग्ज़ाम में आए। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आसान हैं। ये थोड़ा सब टिपिकल क्वेश्चन है जो टीईटी के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे गए हैं। अक्सर मीन्स कि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है 2011 से लेके अब तक, उसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने रखें। तो इसमें एक ये भी क्वेश्चन है कि किस
प्रकार का डीएनए समान रूप से कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अब डीएनए ए बी सी जेड होता है, लेकिन बी टाइप का डीएनए सभी अधिकतर कोशिकाओं में पाया जाता है। 95% कोशिकाओं में बी टाइप का डीएनए पाया जाता है। उसके ये सब ए बी सी ये सब उसके कॉइलिंग पे डिपेंड करता है कि डीएनए किस प्रकार से कॉइल है। तो बी टाइप का ये वैसे है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, जो नहीं जानता है, लेकिन एक बार आप जान जाएं कि बी टाइप का डीएनए अधिकतर कोशिकाओं में पाया जाता है। तो डीएनए अगर पूछता है कि किस टाइप का कोशिका में पाया जाता है तो बी टाइप ही सही होगा। इसको आप जानते रहिए। अब देखिए एक और बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन आ गया जो स्थिरीकरण है। अब स्थिरीकरण वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ज़रूर नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्वेश्चन रहेगा। तो प्रश्न 19 है कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जो राइजोबियम है, जो दलहनी पौधों के फसलों में पाए जाते हैं, वो तो सहजीवी हैं। वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, दलहनी फसल और राइजोबियम बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ का अवायवीय जीवाणु जो ना अब स्वतंत्र रूप से भी 2-3 कंडीशन इसमें लगा दिया एक क्वेश्चन में। एक तो लगा दिया कि स्वतंत्र रूप से, दूसरा अवायवीय। दो चीज़ें इसको स्पेशल बनाती हैं, वायवीय भी होते हैं अवायवीय भी होते हैं। तो इसमें जो एजोटोबैक्टर है ये वायवीय है। एजोटोबैक्टर भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, लेकिन ये वायवीय है। अब क्लास्ट्रीडियम एक ऐसा जीवाणु है जो अवायवीय है। राइजोबियम तो सहजीवी है। अब विब्रियो कोली तो वो ऐसा जीवाणु है जिससे कॉलरा होता है। तो आइए विब्रियो कोली जिसमें इंटेस्टाइन में पाया जाता तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु तो हैं, लेकिन उसकी कैटेगरी अलग अलग है। कोई अवायवीय है, कोई वायवीय है, कोई स्वतंत्र रूप से है, कोई सहजीवी है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि सहजीवी राइजोबियम केवल माना जाता है जो जीवाणु है। एजोटोबैक्टर वायवीय जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, और क्लास्ट्रीडियम अवायवीय जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ये लास्ट क्वेश्चन भी है। 20 क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए थे जो अच्छे क्वेश्चन थे और पिछले टीईटी के एग्ज़ाम में आए थे। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन और साइटोकिन, ये चारों पादप हार्मोन ही है। ऑक्सिन का काम है कि वो पौधों को लाइट की तरफ मोड़ता है। जिब्रेलिन का काम है कि उसके नोड और इंटरनोड को बढ़ाता है। साइटोकाइनेन का काम है कि सेल डिवाइड करता है। इसमें एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों को, फलों को पकाने में सहायता करता है। तो ये 20 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण और थोड़ा सा डिफरेंट थे, ये रहे यूपी टेट के लिए। आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे, आप देखते रहिए परीक्षा के पंख, और इसको वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।